हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और आज का क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। जो भी छात्र एसएससी के लिए स्पेशल तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है भाई। आज की जो सेट है ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन जो आया था 2023 के कितने तारीख को ये भी बता दूं। और ये सीजीएल का आज पूरा सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा और बहुत इजी भी लगेगा आपको। प्रश्न होंगे सीजीएल के और ये 14/7/2023 को पूछा गया था शिफ्ट 1 में, 14/7/2023 को। यानी आज का जो क्वेश्चन है वो है आपको 14/7/2023 को सीजीएल में पूछा गया था। और ये शिफ्ट 1 में वो सारे आज प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए, बहुत ही मजा आने वाला है सभी लोगों को और बहुत आसान तरीके से हम आपको सिखा देंगे गणित, इसकी तो भाई गारंटी है। गुड इवनिंग सभी को। तो चले शुरू करें। एक बार आप लोग लाइक करके मुझे बता दीजिए, बस आप अपना अंगूठा जो है एक बार आपको दिखाना है। यहां अंगूठा दिखाने का मतलब होता है लाइक देना, और वैसे तो पहले कहा जाता था अंगूठा दिखाने का मतलब धोखा दे देना ना। तो जल्दी से एक बार शुरू करते हैं। चलिए, अब बिना समय को गवाए हुए हम आते हैं सीधे बात पर, अपनी बात पर। क्वेश्चन आपके सामने। पहला सवाल क्या कहता है, देखिए सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया है प्रश्न। यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए बी का 95% है, ए बी का 95% है। 95% का क्या मतलब है? 19/20। यानी ए है 19 ये 19 है तो ये 20 है। ए जो है बी का 95% है। 95% का मान होता है 19/20। यानी ए 19 है तो बी 20 है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है, बी के बारे में पूछा जा रहा है। बी को ऊपर लिखिए, ए के रिस्पेक्ट में तो ए को नीचे, प्रतिशत के लिए 100% से गुना करिए। अब ऊपर में हो गया 2000 बट्टा हो गया 19। अब प्रतिशत भाग लगाइएगा, 19 एक कम 19, शेष बचेगा 1, 1 पर 0, 10। भाग नहीं लगेगा, 0 दे दीजिएगा, अगला भी उतर जाएगा 100। 19 पचे 95, 5 बच गया, यानी 5/19 प्रतिशत आपका आंसर हुआ ऑप्शन 4। कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और ये बहुत बिल्कुल आसान सा सवाल था। कहते हैं एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं इसी के साथ कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। आइए दूसरा सवाल को देखते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य के 25% अधिक, क्रय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए? सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। अंकित मूल्य है 25% अधिक, बात को समझिए। अंकित मूल्य है 25% अधिक क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य अगर 100 रुपया होगा तो अंकित मूल्य 125 रुपया होगा। सवाल कहता है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। आप अगर मैथ की थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं तो कई ऐसे सवाल पढ़े होंगे। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, खपत में कितना प्रतिशत कमी करे, कि बजट अप्रभावित है। बजट अप्रभावित का मतलब हुआ खर्च पर कोई प्रभाव न पड़ना, यानी कि न लाभ होना है ना हानि होना है, सीधी बात। तो 25% अधिक है
तो अगला को कितना परसेंट कम किया जाए, यही बात है। तो 25% अधिक है तो 25 सीधा ऊपर में लिख देना है, 25 सीधा ऊपर में लिख देना है। नीचा लिखिएगा 25% अधिक है तो 100 में 25 को जोड़ के नीचा में 125, अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस यही हो जाएगा। 25 पचे 125, 5 से काटिए 20 बार में, आपका आंसर 20%। आपका आंसर ऑप्शन 2 है जी। क्या बात है, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त। आप लोग लेकिन मन लगाते हैं पढ़ने में। समझ लीजिए कि वो 25% अधिक है, अगला कितना प्रतिशत कम किया जाए कि न लाभ हो न हानि हो, बस यही काम है, यही बात है। 20% आंसर आया। अगला सवाल आइए, कहता है ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए से आरंभ करते हुए एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। एकांतर दिन काम करेगा मतलब हुआ कि काम बारी बारी करेगा। काम बारी बारी करेगा तो कैसे होगा, एक काम को 25 दिन में कर सकता है। गुरु देखो, ए एक काम को 25 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को कहता है कि बी कर सकता है 30। एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से काम करते हैं। ये तरीका, एकांतर वाला तरीका, सिर्फ 5 दिन पालन होगा। एक बात बताइए, अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो टोटल काम पता चल जाएगा क्या? 25 और 30 का एलसीएम मुझे लगता है 150 होना चाहिए। ये 150 कार्य हो गया, काम हो गया, 150 काम है मेरे भाई। अब समझ लीजिए 25 दिन में ये 150 काम यानी डेली 6 काम, 25 6 के 150। 30 दिन में 150 काम यानी डेली करता होगा 5 काम, 30 पचे 150। मेरे भाई, ए के डेली का काम करने की क्षमता 6 काम का है, बी के डेली काम करने की क्षमता 5 काम का है। कहता है काम कैसे करना है, एकांतर दिन के आधार पर वे ए से आरंभ करेगा, ए से आरंभ करेगा। पहला दिन ए जाएगा, अगला दिन बी, फिर अगला दिन ए, फिर अगला दिन बी, ऐसे। तब 5 दिन है, बताओ, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन। पहला दिन ए जाएगा, दूसरा दिन बी, तीसरा दिन ए, चौथा दिन बी, 5वां दिन ए। अरे भैया, ए जाएगा 3 दिन, अब बी जाएगा 2 दिन, तो 3 दिन में बताओ, 3 6 18 काम ए का, अब प्लस बी जाएगा 2 दिन, 5 काम डेली, तो 2 दिन में 5 दूना 10 काम, 18 10 28 काम हो चुका, 18 10 28 काम हो चुका। यानी आप 5 दिन की बात करो तो 5 दिन में हो गया है 18 10 28 काम। 28 काम तो इसने कर दिया, 28 काम कर दिया कितने दिन में? 5 दिन में। 150 में से 28 काम को हटा लीजिए, 10 में से 8 गया 2, 5, अब ये देखिए 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 1, यानी शेष काम बच गया है 5 दिन के बाद। शेष काम कितना बच गया है? तो 122 काम। 122 काम बचा हुआ है हमारे पास, 122 काम बचा है। कहता है ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं और एक काम छोड़ देता है, विशेष कार्य कितने दिन में पूरा कर देगा? यानी 100 जो ये 22 काम है, 122 काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? बी डेली 5 काम करता है, तो बी शेष काम कितना दिन में? 24 पचे 120, 24 पूर्णांक 2/5 दिन लगाएगा। शेष काम करने में 24 पूर्णांक 2/5 दिन लगाएगा। क्या बात है, यही तो बात है। तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ जाते हैं, अगले सवाल के तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, अच्छा ये जो है आपका सुन लीजिए, जो भी विद्यार्थी रेलवे के स्पेशल तैयारी कर रहे हैं भैया जी, तो रेलवे के स्पेशल के लिए आपका ये मैथ का बुक 3000 क्वेश्चन का संग्रह है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेटेस्ट 2022 के एग्जाम का भी
क्वेश्चन इसमें सॉल्यूशन सहित अमेजॉन पर मिल जाएगा, आप उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। 5 दिन में बुक आपके घर पर मौजूद होगा, आप वहां से तैयारी कर सकते हैं रेलवे वाले बच्चे। बाकी अगर ग्रामीण बैंक, एमटीएस किसी का भी आपको एक बैच चाहिए तो भारी डिस्काउंट के साथ मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर मौजूद है। मैथ मस्ती बाय विपिन सर, ये नया वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ, नोट, टेस्ट सीरीज सारे अवेलेबल है यहाँ पर। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इत्मीनान से इसको देखिएगा। हम सीधे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। दोस्तों, चौथा सवाल क्या कहता है? अपनी यात्रा का एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगला 100 किलोमीटर की यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से करता है और 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस भी आ जाता है। अब कहता है पूरी यात्रा में व्यक्ति का औसत चाल लगभग बताइए कितना होगा। पूरी यात्रा में उस व्यक्ति का औसत चाल लगभग बताइए क्या होगा। आज का सवाल बहुत ही जबरदस्त है मेरे भाई। अपनी यात्रा के लिए एक भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा। बताइए, 120 किलोमीटर दूरी तय करेगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। टाइम निकाल लेते, देखिए दूरी बट्टा चाल समय, 40 दूना 80, 40 तिया 120, फिर प्लस टाइम जोड़ रहे हैं हम। 100 किलोमीटर फिर गया और वो गया 40 के चाल से, और जब लौटता है तो लौटता है 75 के चाल से। अरे गया 120 आ 100 तो 220 गया तो 220 लौटेगा भी, और 220 किलोमीटर दूरी को 75 के चाल से। यहां 20 दूना 40, 20 25 100, 5 से काट दूं, 5 से 15 बार में, 5 से 5 चौके 20, 5 चौके 20। भैया जी टोटल टाइम जो लगा उस व्यक्ति को आने जाने में वो 3/2 घंटा यानी 1.5 घंटा, 5/2 घंटा यानी 2.5 घंटा, प्लस 44/15 घंटा। हम इस सब को जोड़ देते हैं। अगर इन सब को जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 208/30, 208/30 घंटा इतना लगा। अब सवाल आपसे ये कहता है कि बताइए, वापस आ जाता है तो पूरी यात्रा में व्यक्ति का औसत चाल। अरे भैया टोटल दूरी कितना तय किया? एक तरफ से हो रहा है 220, दूसरे तरफ से भी 220, यानी 2 गुना 220 दूरी तय किया। ये टोटल दूरी हो गया 440। ये टोटल दूरी इतना समय में तो 208/30, तो बट्टा 30 को ऊपरे 30 भेज दीजिए। अब इसको आप आराम से काट सकते हैं, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर 4 से भी कटेगा। यही आंसर आता है 63.46 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए आ जाएगा जी इस सवाल का जवाब। आइए हम बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, गौर करिएगा। सवाल कहता है 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 महिलाएं उस कार्य को 18 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? सवाल बहुत जबरदस्त है जी। सवाल कहता है 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी को भिड़ा दीजिएगा ना तो एक काम को निपटा देगा 45 दिन में, यानी 8 आदमी के 45 दिन का काम है तो 8 गुना 45 टोटल काम हो गया जी। टोटल काम हो गया 8 गुना 45, 8 गुना 45। अब कहता है 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में कर सकती है। 8 महिला रहेगी ना, यही कम्मा को कर देगी 18 दिन में। लीजिए 8 महिला 18 दिन में यही काम को, यानी ये दोनों काम आपस में बराबर है। तब कहता है 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगी? कोई भी इसमें से काम करवा लीजिए, चाहे ये वाला काम या ये वाला काम। कहता है कि 8 औरत जो 18 दिन में काम की है, यही काम किससे करवाना है? 5 पुरुष 8 महिला से। तो जिससे करवाना है उससे भाग दीजिए। 5 पुरुष और 8 महिला मिलकर करेगा इस काम को। 5 पुरुष और 8 महिला कितना दिन में कर देगा, ये बात पूछा है। यहां काटा पीटी कीजिए, 8 से 8 उड़ा दीजिए। आप चाहे तो 9 से 9 × 45,
और 9 दूना 18। इधर हो गया 1 मैन गुना 5 और उधर है डब्लू, डब्लू को इधर बुला लेते हैं, बराबर उधर रह गया 2 आई गुना 5 उधर गया बट्टा 5। मतलब समझिए इस बार आदमी सिर्फ 2 काम करने का क्षमता है आदमी के पास, तो औरत के पास है 5 काम करने का क्षमता। अरे आदमी यहाँ ऊपर में है ना, औरत नीचे में है। आदमी का क्षमता है 2 काम करने का, औरत का क्षमता है 5 काम करने का। औरत का क्षमता है 5 काम करने का, आदमी का क्षमता 2 काम, औरत का क्षमता 5 काम। सवाल बन गया 8 पचे 40 गुना 18 ऊपर में हो गया 40 गुना 18, नीचे आइए 5 दूना 10, 8 पचे 40, 40 10 हुआ 50। चलिए काटा पीटी, 0 से 0 काम खत्म। 18 चौके 72, 72 बट्टा 5 हो गया 72 बट्टा 5 यानी 13 पचे 65 आ 3, 14 पचे 70, 70 आ 2 72। ऑप्शन 3 आपका आंसर हो गया मेरे भाई। क्या बात है, जय श्री राम। सर क्लास का टाइम बता दीजिए। 8 बजे डेली, 8 बजे डेली। और इसका पूरा सॉल्यूशन का पीडीएफ भी आपको विपिन सर पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। विपिन सर पीडीएफ सर्च करिए। इस सवाल को देखिए, 6 के पावर 25, 6 के पावर 26, 6 के पावर 27, 6 के पावर 28 निम्न में से किससे विभाजित है? ए बाबू सुनो सुनो, सबसे छोटका इसमें कौन है? 6 के पावर 25 कॉमन ले लीजिए ना, इससे इसको भाग दीजिएगा एक बार में, इससे इसको भाग दीजिएगा तो 6। देखो इससे ही पूरा एक बार में खत्म। इससे इसको काटेंगे, 26 गो है 25 गो है तो एगो 6 बच जाएगा, अगला में 2 गो 6 बच जाएगा, अगला में 28 गो में से 25 गो कटेगा तो 3 गो बच जाएगा। अब ये 6 के पावर 25 है, अब इस सब को जोड़िए तो 6 का क्यू होता है 216। आइए 6 का स्क्वायर होता है 36। आइए और ये 6 एक कम 6 है और उसके बाद लास्ट में 1 के है तो 36 18 1 19 के 9 हासिल 1 3 1 4 हासिल वाला 1 5, ये 259, यानी इतना गुना 259। अब बताइए, कहता है निम्न में से किस संख्या से विभाजित है? यह किससे कट जाएगा बताइए? इसके बट्टा में इसमें से कौन लिखिएगा तो कट जाएगा? अरे इसके बट्टा में 259 लिखेंगे, 259 को काट देगा, नीचे में कुछ नहीं बचेगा, मतलब संख्या पूरी तरह कट गया। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ओ वैसे तो तेरे जैसा मेरा भी हाल है, प्यार भी कैसे कैसे करता कमाल है। आइए ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर प्रश्न, निम्नांकित तालिका का अध्ययन करें और नीचे दिए प्रश्न का उत्तर दे। यह तालिका एक परीक्षा में इतिहास और भूगोल में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। 100 छात्रों का वर्गीकरण दर्शाती है। यहां पर दे दिया है इतिहास का 40 और उससे अधिक 9 गो, इतिहास में छात्र की संख्या 30 और उससे अधिक पाने वाला 32 गो, 50 में से प्राप्तांक, 50 में से प्राप्तांक, बात आया समझ में? 50 नंबर में से प्राप्तांक, इतिहास में 40 और उससे अधिक 9 गो, 30 और उससे अधिक 32 गो, 20 और उससे अधिक 80 गो, 10 और उससे अधिक 92, ऐसे दिया गया है। आपको कुछ नहीं, फिर भूगोल का भी दिया है तो औसत इधर इबला 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 इबला। अब देखिए कुल जो दिया है, कुल 7 27 73 87 या 100। यहां पर आइए, हमसे क्या पूछता है सवाल? तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है? 20% से कम अंक प्राप्त करने का क्या मतलब? 50 गो प्राप्तांक है, 50 नंबर है, उसका 20% कितना होता है? तो आप कहिएगा सर 10 गो होता है, यानी 10 नंबर से कम पाने वाले विद्यार्थी की संख्या पूछा है। 50 का 20% से कम अंक, तो 50 नंबर का 20% होता है 10 अंक, तो 10 अंक से कम, क्योंकि 50% से, सॉरी 20% से कम बोला है, तो 20% से कम जो आया वो 10 अंक से कम होगा। अब कहता है मतलब 20% आया 10 नंबर, उससे कम बोला है तो 10 से कम चलेंगे। कहता है कि तालिका के आधार पर कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है?
यहां देखिए 0 और उससे अधिक प्राप्त करने वाले कुल छात्र 100, कुल यहां पर 100 और 10 या उससे अधिक तो 10 या इससे ज्यादा प्राप्त करने वाला 87 गो, और 100 गो ऐसा है जो 0 से ऊपर, 100 गो ऐसा है जो 0 से ऊपर, और ई वाला जो दिया है 87 गो, ये 10 नंबर से ज्यादा प्राप्त करे वाला। बात को समझिए, 87 गो विद्यार्थी ऐसा है जो 10 या उससे अधिक प्राप्त करने वाला है, 100 गो विद्यार्थी ऐसा है जो 0 से ऊपर प्राप्त करने वाला है। तो 0 से ऊपर तो भाई ऊपर तक जा सकता है, तो उसमें से 87 गो हटा देते हैं जो 10 नंबर से अधिक है, तो 13 गो लड़का होगा जो 10 नंबर से कम प्राप्त करेगा। ऐसा 13 स्टूडेंट होगा। आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 13 स्टूडेंट। अगला सवाल पर आ जाइए। कहता है कि दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। समकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा गया है। कहता है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त के स्पर्श रेखा है। आइए तो जरा देखते हैं, यहां पर है क्या, एक वृत्त है, एक वृत्त ये हो गया, चलिए एक वृत्त ये हो गया। अब सवाल क्या कहता है आपसे जानते हैं। दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। एक ही केंद्र है और दो समकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। और एक बात और कहा, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा ऐसे ही जाएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे कि इस पर लंब डाल दिए, यहां से यहां मिला दिए, तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया 10, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया 6। अब समकोण त्रिभुज के नियम से अगर ये 6 है ये 10 है तो ट्रिपलेट ये 8 का। और याद रहे जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भाग में बांटता है, तो ये 8 है तो इधर भी 8 होगा, क्योंकि ऑटोमेटिक ही भी तो 10 से होगा। तो ये कर्ण 10 है, लंब 6 है, तो ये 8 होगा। यानी 8 का दुगना जीवा की लंबाई हो गया 16 सेंटीमीटर। ये जो जीवा है इस जीवा की लंबाई हो गई 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन 2 आंसर हो गया जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। कहता है साइन ए प्लस बी बराबर 1 है, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2 है, तो ए का मान ज्ञात करिए। भैया जी साइन थीटा के जगह ए प्लस बी दिया हुआ है, इसका मान 1 है, तो ए प्लस बी 1 जब होगा साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है, 90 का। यानी ए प्लस बी के जगह 90 डिग्री होना चाहिए, ए प्लस बी 90 हो गया। कॉस ए माइनस बी 1/2, कॉस में कितना का मान 1/2 होता है, 60 का। यानी ए माइनस बी के जगह 60 डिग्री होना चाहिए। अब जोड़ देंगे तब बी प्लस में माइनस में 0 हो गया। 2 गो ए बराबर हो गया 9 6 15 150 डिग्री। 2 से काट दिया तो 75 बार में फिनिश, यानी आ गया आपका 75 डिग्री। 75 डिग्री हो गया। हाँ वरुण ऑफिस में आइए, 10 मिनट में फ्री हो जाएंगे। नए का हम यहां रहेंगे अभी 1 घंटा। क्लास ले रहे हैं, हम क्लास ले रहे हैं। ठीक, आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 900 मीटर लंबी एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। ए भैया 900 मीटर लंबा ट्रेन है, अब प्लेटफॉर्म को पार करेगा वो 900 है, तो जब प्लेटफॉर्म को ट्रेन पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ उस प्लेटफॉर्म के लंबाई के योग को पार करना होगा। तो 900 900 1800 मीटर,
यानी 1800 मीटर उस ट्रेन को चलना पड़ेगा तब प्लेटफॉर्म पार होगी। 1800 मीटर। अब 108 किलोमीटर प्रति घंटा को बोलते हैं। सुनिए सुनिए, 108 होता है 18 छक्के तो 5 छक्के 30 हो गया। 108 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में लाना है तो 5/18 से गुना करिए। क्यों लाना है? इसलिए लाना है कि दूरी मीटर में है। तो 18 छक्के 5 छक्के 30 मीटर प्रति सेकंड हो गया। अब बताइए, इतना मीटर दूरी तय करवाना है 30 मीटर प्रति सेकंड के चाल से, तो ना पता चल गया टाइम। मीटर से मीटर कट गया, 0 से 0 और 3 से काट दिए, 60 3 180। सिर्फ 60 सेकंड लगेगा उस प्लेटफॉर्म को पार करने में। ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। नो प्रॉब्लम। आई एम न्यू स्टूडेंट अंजलि। चलिए तो अंजलि अब पढ़ाई कीजिए, नए स्टूडेंट है, कुछ दिन में पढ़ते पढ़ते आप पुराने हो जाएंगे। 11 नंबर सवाल पर आइए मेरे भाई। 7b - 1/4b बराबर 7। तो कहता है 16b² प्लस इतना का मान बताइए। मेरे भाई जब इसका स्क्वायर करोगे तो यहां आएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो यहां आएगा, तो गड़बड़ है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 16 नहीं आएगा। 4 यहां रहना चाहिए और 7 वहां रहना चाहिए, तब बात बनता। अब देखो इस सवाल में 7b - 1/4b है ना। अब बराबर कितना है? 7। इसको क्या करिए कि यहां 4 लाइए, तब ना पहले स्क्वायर करिएगा तो 16 आएगा। इसके लिए यहां 4 लाने के लिए 7 कटेगा, तो ऊपर में 4 और नीचे में 7 रखिए। जब गुना करिएगा इस 7 से 7 कटा 4b हुआ। इधर 4/7 से गुना करिएगा तो 4/7 से इधर भी गुना करना होगा। देखिए 7 से 7 कटा, सीधे बचा 4b प्लस, इससे जब इसको करिएगा माइनस है, सॉरी यहां माइनस है, माइनस है तो माइनस का चिन्ह। अब ध्यान दीजिए, इसका 4 से 4 कटेगा तब बट्टा में 7 यानी 7b। अब बराबर इसके 7 से 7 कटेगा तो सीधा आएगा 4। अब आप जब भी इसको बनाएंगे तो सीधा सा बनेगा कि 4 का स्क्वायर होगा, माइनस है तो उधर प्लस होगा 2ab, तो 2a का मतलब है 4b, 2a और b का मतलब है 1/7b। b से b तो कटिए जाएगा, 4 दूना 8/7, ये 16 प्लस 8/7, 16 सत्य बलोतरा से 112 8 120/7 आपका आंसर होगा। 120/7 होगा। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। नो प्रॉब्लम, नो डाउट। चलिए, टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। अगला सवाल पर आइए। 12 नंबर सवाल क्या कहता है, गौर करिएगा। सवाल आपका यह है मेरे भाई, कहता है कोण एगो सी दे दिया है, वो कोण जेड दे दिया है, और कह दिया है AC बराबर XZ है, यानी दो भुजा बराबर है। कि झूठों को MM लिख दिया, MM काट लीजिए। कोण C बराबर कोण Z है, AC XZ के बराबर है। तो त्रिभुज ABC त्रिभुज XYZ के सर्वांग सम है। सर्वांग सम का मतलब है कि सेम रूप सेम आकार होना चाहिए उसका, बड़ा छोटा भी नहीं। होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है? इसमें से कौन शर्त आवश्यक है? त्रिभुज ABC। तो पहले बात को समझिए, हम दो गो त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये हमारा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमने और बना दिया। अब ये दो त्रिभुज हमने बना लिया, है ना। ये सर्वांग सम करना है इसको, तो कैसे होगा इस बात को पहले समझा जाए। मान लीजिए कि ये है त्रिभुज ABC, ABC। तो लिखने का तरीका ABC, अगर इसको लिखते हैं X Y और Z, ठीक है। अब आपसे क्या कहा कि कोण C कोण Z के बराबर है, यानी ये वाला जो कोण है कोण C या इस कोण Z के बराबर है, संगत कोण समान है इसका। उसके बाद इतना ही नहीं, AC बराबर XZ बोला, AC है E वाला, AC है XZ के बराबर। देखिए
ये भुजा बराबर, ये कोण बराबर। तो ये जो कोण बना है, कोण बना है इस भुजा और इस भुजा के आधार पर। ये जो कोण बना है इस भुजा और इसी भुजा से। तो याद रहे सर्वांग सम होने के लिए अगर ये साइड और फिर ये एंगल और तो उस एंगल के बाद फिर एक साइड, अगर ऐसा है साइड एंगल साइड परिमेश के आधार पर आप सर्वांग सम कह सकते हैं। तो सर्वांग सम होने के लिए अगर ये साइड और ये कोण, ये साइड और ये कोण, तो अगला साइड भी इस कोण को बनाने के लिए जो दो साइड है वो दोनों बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब अब ये वाला भुजा इस वाले भुजे के बराबर होना चाहिए, यानी कि BC किसके बराबर होना चाहिए, BC YZ के बराबर होना चाहिए। ऐसा जिस ऑप्शन में होगा वो सर्वांग सम बना देगा, यानी BC YZ के बराबर ऑप्शन 2 होगा आपका सही, ऑप्शन 2। चले आगे, चलिए। कि एक प्यार का नगमा है, जो लोग अभी आए हैं ज्वाइन किए हैं, रेलवे वाले विद्यार्थी के लिए स्पेशल 3000 प्लस क्वेश्चन का एक बुक है बाबू। इस बुक में हम इतना जबरदस्त तरीके से पूरा टाइप बाय टाइप सेट कर दिए हैं क्वेश्चन, जो कि आपको रेलवे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन सहित। मैथ का सिर्फ 220 रुपया में, मैथ तो 220 रुपया में आपको अमेजोन पर मिल जाएगा, इस बुक को परचेज कर सकते हैं। और ये 250 में, ये 250 में, तो ये हो जाता है टोटल 270, लेकिन 470, लेकिन ये 449 में दोनों लेंगे तो दोनों बुक आ जाएगा, अमेजोन पर जाकर आप ले सकते हैं। और रेलवे वाले बच्चे सिर्फ इसी से तैयारी करिए, मैथ रीजनिंग की तैयारी यहीं से हो जाएगा। बाकी आपके मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर हमने क्या लगा दिया है, कोई भी बच्चा टेस्ट सीरीज देता है, अरे 25 रुपया में, 49 रुपया में, 29 रुपया में पूरा टेस्ट सीरीज लगा दिया है, और जाकर टेस्ट लगा सकते हैं आप, मजा आ जाएगा। बाकी कोई भी कोर्स चाहे आप चाहें तो MTS का कोर्स है आपको वहां पर अवेलेबल, जिसमें इंग्लिश M कुमार सर पढ़ा रहे, मैथ रीजनिंग मेरा क्लास मिल जाएगा। MTS का हो गया, CGL का मिल जाएगा, LP टेक्नीशियन का मिल जाएगा, ये सारे मिल जाएंगे आपको मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम बढ़ते हैं सीधे अगले सवाल की तरफ। सवाल क्या कहता है देखिए जरा, सवाल कह ये रहा है कि दी गई आकृति में, कुछ नहीं फिगर देख के समझ लीजिए, ये आपका टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है जो 8 सेंटीमीटर का है। ये एक जीवा था जिसको बाहर की तरफ बढ़ा दिया, यहां से यहां x है इसकी लंबाई और इधर 6 सेंटीमीटर है। नियम क्या कहता है कि कोई भी जीवा जब स्पर्श रेखा से मिलता है ना, बाहर जाके स्पर्श रेखा के साथ मिलता है कोई भी जीवा, तो टेंजेंट का स्क्वायर यानी PT स्क्वायर, सुनिए PT स्क्वायर, यानी इसमें टेंजेंट का स्क्वायर बराबर होता है पूरा बढ़का का मतलब B से लेकर P तक, सुनिए B से लेकर P तक, अब बढ़का ही हो गया, बढ़का ही B से P तक यानी अंदर से बहरा तक, और छोटका का मतलब बहरा से बहरा यानी A से लेकर P तक, A से लेकर P तक। यानी इसको कह सकते हैं बढ़का, अरे बढ़का गुना छोटका, बढ़का गुना छोटका, अब बराबर टेंजेंट का स्क्वायर, बराबर टेंजेंट का स्क्वायर। तब बढ़का का मतलब हुआ x से लेकर यहां तक 6 तक, x प्लस 6, x प्लस 6 हो गया, इंटू छोटका का मतलब बाहरे बाहरे 6, अब बराबर PT स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर तो 64, ये गुना करते हैं तो 6x प्लस हो गया ये 36, बराबर हो गया ये 64, ये जाके घटेगा 6x बराबर हो गया 28। अरे भाई x का मान हुआ 28/6, काटा पीटी हुआ 28/6 है, काटा पीटी हुआ तो 14/3 आ गया, और वो आपका उत्तर है ऑप्शन 3 में। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना जी। देखिए अभी मैं ऑफलाइन क्लास लेके आया हूं, फिर टाइम निकाल के आपके लिए लेकर आया हूं। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, चूंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन CGL का था। चलिए MTS के बच्चे जो हैं CGL के लेवल के क्वेश्चन बना रहे हैं, तो फिर MTS वाला तो हलवा लगेगा। आ जाइए, तो सवाल कहता है एक दुकानदार नीचे दिए गए छूट संबंधी योजनाओं की पेशकश करता है। 3 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त पाए, एक और
पेशकश है कि 5 वस्तु की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त पाए। किस योजना में छूट प्रतिशत अधिक है? किस योजना में छूट प्रतिशत अधिक है? इस सवाल प्रोसेस से बनाओगे दिमाग खराब हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा। सुनो सीधा बात, 3 वस्तु की खरीद पर 4 वस्तु मुफ्त। ये 4 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, टोटल कै वस्तु पर? तो 3 और 4 7 वस्तु पर। इसमें देखो 5 वस्तु की खरीद पर 6 वस्तु मुफ्त, 6 वस्तु मुफ्त मिल रहा है कै वस्तु पर? तो 6 5 11 पर। अगर ई बड़ा है तो ग्राहक के लिए पहला सही रहेगा। अगर ई बड़ा है तो ई ज्यादा छूट होगा, ई बड़ा है तो ई ज्यादा छूट होगा। तरीका है चेक करने का, 11 चौके 44 और 7 छके 42। अरे ई भिन्न छोटा ई भिन्न बड़ा है, यह ज्यादा छूट है, पहला वाला बिल्कुल सही रहेगा। ग्राहक के लिए पहला सही है मेरे भाई। हो गया? हाँ, आया बात समझ में? ऐसे हो गया। अगला सवाल आइए। सवाल क्या कहता है, गौर करिए। सवाल ये कह रहा है, दिल कह रहा है दीवाना। दिख रहा है ना जी? हाँ, इस सवाल में देखिए, निम्नलिखित दंड आरेख एक फर्म की सकल राशि यानी करोड़ रुपए में और कुल राशि का लागत करोड़ रुपए में दर्शाता है। कुल राशि ये ब्लैक वाला, कुल राशि 2016 से 17, 16 से 17 में कुल राशि 3500, सकल राशि 4000, इसी तरीके से दिखाया गया है। ब्लैक बॉक्स वाला कुल राशि है, सकल राशि जो है आपका वो कहाँ है? वो है ये व्हाइट वाला पट्टी। 2016 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019 से 2020 में सकल राशि करोड़ रुपए में कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है? कुल लागत समान रहती है मतलब ई इतने रहेगा, कुल लागत 6500 रहेगा, तो 6500 रहेगा कुल लागत 6500, तो 25% लाभ कमाना है तो कितना में सामान बेचिएगा? मान लीजिए 6500 के सामान है, कितना में बेचिएगा जो 25% लाभ होगा? हालांकि इसको क्या हुआ था कि 6500 के सामान 7500 में बेचा, लेकिन यहां समझिए 25% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचना होगा? तो 25% लाभ कमाने के लिए 125% पर बेचना होगा, 125% पर बेचना होगा। कट गया 25 पचे 25 चौके 4 से भाग लगाइया, 4 से तो 14 चौके 56, 17 नहीं 15 चौके 60, 16 चौके 64, 16 बार में 1 बचा 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20, गुना कर लीजिए 81 25 आपका आंसर, यानी 6500 के सामान को 81 25 में बेचना होगा। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो गया जी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाएं, देख लीजिए। कहता है कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष में 8,000 रुपए प्राप्त होगा। कहता है कितना समय में, मान लीजिए ना यहाँ टी वर्ष, ब्याज होता है R इंटू टी मेरे भाई। ब्याज जब निकालना हो ना ब्याज, तब ब्याज होता है R इंटू टी। की बात को ध्यान रखिए। बात कहता है कि कितना समय में 10,000 रुपए पर, कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपए पर उतना ही ब्याज होगा जितना 5% वार्षिक दर से 4 वर्ष में। इधर 20% ब्याज होगा इस पर कितना होगा? टी वर्ष में 4% के दर से गुना करिए 40%, यानी 10,000 का 40% ब्याज जो होगा वो ब्याज किसके बराबर मेरे भाई? तो इस 8,000 का 4 पचे 20% के बराबर। अब देखिए प्रतिशत कट गया, 3 जीरो को उड़ा लिया, 1 जीरो इस जीरो के भी उड़ा दिया, 4 दूना 8 काट दिया, टी का मान सिर्फ निकला 2 दूना 4। आपका आंसर ऑप्शन 3 हुआ। रीजनिंग भी पढ़ाऊंगा, एक सेट के बाद दूसरा सेट भी पढ़ाऊंगा, लेकिन दूसरा सेट तब पढ़ाऊंगा जब लाइव में 2100 बच्चा रहेगा। मैथ और रीजनिंग का दोनों सेट आपको पढ़ाऊंगा, फिर देखना कितना मजा आता है। मैं ही पढ़ाऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊंगा और रीजनिंग भी, लगातार दोनों सेट।
अभी तो शुरू किया है, अभी बच्चों को पता नहीं है, तो कल से तो मैं रेगुलर ही हुआ हूँ। चलिए बाकी बताइए, समझ में आ रहा है, प्रैक्टिस हो रही है आपकी? और लाइक तो आप लोग करते नहीं हैं। हाँ, फ्री में पढ़ोगे तो कम से कम लाइक करोगे ना जी। एमटीएस का बैच कहाँ मिलेगा? गोविंद कह रहे हैं एमटीएस का बैच मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर मिलेगा मेरे भाई। मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर मिलेगा, वो कहाँ है? यहाँ मैथ मस्ती एप्लीकेशन, ये डाउनलोड कर लो, यहाँ पर मिल जाएगा आपको एमटीएस का। चलो आगे हम लोग आते हैं। इस सवाल कुछ नहीं है। हाँ, ये तो हो चुका, लोग यहाँ पे आएंगे। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? एक पुरुष, सोचो सोचो, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला उस काम को कर लेता है कितने दिन में? 10, 15 और 30 में। 10, 15 और 30 दिन में। इतने इतने दिन लगते हैं इनको। आइए इनका एलसीएम लेकर टोटल काम पता कर लेते हैं। एलसीएम तो 30 हो जाएगा। एलसीएम 30 हो गया मेरे भाई। अब आइए, तो 10 तिहाई 30 डेली 3 काम, 15 दूना 30 डेली 2 काम, 30 से कम 30 डेली 1 काम। अब ये 30 काम जब इन सब से करवाना है तो 3 2 5 1 6 डेली 6 काम करेगा, तो कर देगा कितना दिन में इस काम को? 5 दिन में। बात खत्म है, 5 दिन में काम निपट गया, है ना? ये सीजीएल का ही क्वेश्चन आंसर हो रहा है। आगे देखो 18 नंबर सवाल क्या कहता है। सीजीएल का पढ़ो, सीएचएसएल का पढ़ो, एमटीएस का पढ़ो। एमटीएस में कम क्वेश्चन थोड़े लेवल पूछता है, एमटीएस भी पूछता है सीजीएल जैसा। एक के कोई एग्जाम में होता है, एक के एग्जाम होता है तो कहता है कि हम पूछेंगे रगड़ के। आइए कॉस थीटा है इतना, तो इतना का मान कितना? कॉस थीटा में √3/2 कब होता है? कॉस थीटा में √3/2 कब होता है? साइन 60 का मान कॉस 30 का मान होता है। 30 डिग्री लीजिएगा तब ही आएगा कॉस 30 का मान। तो देखिए tan 30 का मान तो हो जाएगा 1/√3। अब 1/√3 का स्क्वायर होगा इंटू कॉस 60। कॉस थीटा है तो यही √3/2 इसका स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा 1/3 आएगा, गुना यहाँ 3/2 आएगा, 3 से 3 कट गया, 1/2 आपका आंसर आ गया। 1/2 ऑप्शन 3 आंसर है जी। ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा, है ना? चलिए बीएसएससी के लिए कुछ करें, बीएसएससी में भी आ जाएगा। आ जाओ, कुछ नहीं। 19 नंबर सवाल है। x का मान -4, y का मान -1, इतना का मान पूछा है, कोई भी बना देगा जी। x का मान -4, 3 गुना 4 का क्यू 64 माइनस में हो जाएगा, इसको आपस में गुना कर दो। आगे आपका ये प्लस है, प्लस 5 गुना x² यानी 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और गुना y का मान कितना है? -1 है, -1, इसको आपस में गुना कर लो। अब उसके बाद क्या हो गया? ये वाला हो गया। अब यहां पर देखिए प्लस 12, तो ये प्लस है तो प्लस, लेकिन 12 गुना -4 करिएगा, x के जगह -4 और गुना -1 का स्क्वायर, ये वाला। अब प्लस 7 गुना y³ यानी -1 का क्यूब। इसको कुछ नहीं, अब 64 तिहाई कर लीजिए, 16 85 कर लीजिए, सब आ जाता है -327। सिर्फ मान रख के तो ये कैलकुलेशन करना है, ये हर बच्चा को आता है, ये सब आना भी चाहिए। इस सवाल को देखिए, यदि 4 संख्याएं 39, 117 और 17 और y समानुपात में है तो y का मान क्या होगा? कहता है 4 गो संख्या है, कौन कौन? 39, 117, 17 और y
समानुपात में है। समानुपात का मतलब होता है ऐसे, जब दो अनुपात आपस में बराबर होता है। इसमें क्या होता है, बाहर बाहर गुना हो जाता है, तो बाहर बाहर का गुना 39 गुने y, अंदर अंदर का गुना यानी 17 गुना 117, इसका गुना। 13 से काटा 3 बार में, 13 से काटा 9 बार में, 13 17 से 3 से काट दिया 3 बार में। अब y का मान आ गया 17 तिहाई 51। आपका आंसर हो गया 51, ऑप्शन 2 हो गया जी। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सवाल में कोई दम नहीं है। त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर, त्रिज्या दिया है 4.2 सेंटीमीटर। आपसे कहता है गोले का आयतन बताइए। गोला का आयतन याद भी होगा आपको, 4/3 पाई आर क्यू। इस पर बना लीजिएगा, 4/3 रख दीजिएगा। पाई का मान 22/7 होता है, जानबे करते हैं। आर क्यू अरे 42/10, 42/10, अब 42/10, यही बात ना जी। काटा पीटी करके 310.464 ये आता है आंसर। तो ये तो गोला का आयतन निकालना है, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, बाकी कोई उपाय नहीं है। सवाल है यदि a + b + c बराबर 16, a² + b² बराबर c² बराबर 90, तो ab + bc + ca, a + b + c के होल स्क्वायर पर है, ये आपको आता है। देखिए तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, हम जानते हैं हम लोग, a² + b² + c² + 2 × ab + bc + ca, यही तो होता है। a + b + c का होल स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर यहाँ हो गया बराबर, इसका मान पता है हमको 90, प्लस 2 × आ गया ab + bc + ca। अब बताइए 256 में से 90 घटाइए, 256 में से 90 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 6 आ गया, 15 में से 9 गया, 6 आ गया, 166, 166 आ गया, 166 घट के, तो 166 को हम 2 × ab + bc + ca ना, 2 से काट देते हैं, 2 × 8 = 16, 2 × 1 2 × 6 83, 83 कहाँ है, ऑप्शन 2 में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए सर कहते हैं कि मेरा 23 साल एज हो गया, अभी से स्टार्ट करेंगे तो जॉब हो पाएगी, काहे नहीं। आइए 3 sin θ - cos θ बट्टा में है cos θ + sin θ बराबर 1, cot θ का मान पूछा है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 sin θ - cos θ बट्टा में दे रहा है cos θ + sin θ, cos θ + sin θ बराबर क्या है 1। ये उधर चला जाएगा तो सोचो 3 sin θ इधर बेचारा जीव का त्यों, अरे सीधा जाकर गुना हो गया, ये उठा उधर चल गया, यानी cos θ + sin θ 1 में जाकर गुना हो गया, cos θ + sin θ यहाँ हो गया, यहाँ हो गया cos θ + sin θ जब 1 में गुना हुआ, cos θ, अच्छा sin θ आकर घटेगा तो 2 गो sin θ हुआ इधर बराबर, ये cos θ उधर चल जाएगा तो 2 गो cos θ हो जाएगा। अब बताइए 2 के बट्टा में 2 ले आइए, अब बराबर cos θ के बट्टा में sin θ लेके आ जाइए, तो बोलिए ये क्या हो गया आपका cot θ, और इधर 2/2 क्या होता है 1, cot θ का मान निकल के आ गया 1, ऑप्शन 3 आपका आंसर हुआ मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए जरा, इसको देख लिया जाए। कहता है कि 2 धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 200 मीटर लंबी एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। आरंभ से कितने समय बाद वे फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेगी। हुआ क्या है कि एक वृत्ताकार ट्रैक है, एक वृत्ताकार ट्रैक है, यहां से दोनों दौड़ना शुरू कर देती है, लेकिन दोनों का चाल अलग अलग है, एगो का 18 एगो का 24, और ये जो ट्रैक है ना वो पूरा है 200 मीटर का। तो दोनों जब अलग अलग चाल से तय करेगी,
एक मान लो 24 के चाल से और एक चलेगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो एक ही बार जब चलेगी तो जरूरी नहीं कि वो रास्ता में इधरे मिल जाएगी, लेकिन चलते 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 एक बार ऐसा होगा कि जहां से चली थी वहीं पर जरूर मिलेगी। यही बात पूछा है। तो आपको पहले यह जानना होगा कि एक चक्कर लगाने में एक को कितना समय लगता है और एक ही चक्कर लगाने में दूसरे को कितना समय लगता है। तब हम एलसीएम लेकर समय का अंतराल पता कर सकते हैं कितने समय के बाद एक साथ मिलेगा। तो अब बताइए 24 किलोमीटर प्रति घंटा 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5 मीटर प्रति सेकेंड। अरे भैया इसमें 5/18 से गुना करके देखो तो 200 मीटर अगर वो जाती है 5 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से, मीटर से मीटर 40, यानी 40 सेकेंड एक चक्कर में लगाती है। और एक जो है जिसका 24 है, 24 को चेंज कर देते हैं 5/18 से, 36 18 6 चके 24 4 5 20/3 मीटर प्रति सेकेंड एक का हुआ। इसको कितना टाइम लगता होगा? तो इसको लगता है ये 200 मीटर जाने में 20/3 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से 20 दाएं 200 10 तिहाई 30 सेकेंड, एक चक्कर में 30 सेकेंड, इसको 40 सेकेंड, एक चक्कर 40 सेकेंड में, एक चक्कर 30 सेकेंड में। सुनिए, एक लड़की एक चक्कर 30 सेकेंड में और एक 40 सेकेंड में लगाती है, दोनों का अलग अलग समय पता है। एक लगाएगी 40 सेकेंड में, एक लगाएगी 30 सेकेंड में, दौड़ते 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 एक बार वहीं टकराएगी जहां से वो चली थी। 40 30 का एलसीएम कितना? 120। यानी ऐसा होगा 120 सेकेंड के बाद कि जहां से वो चली थी वहीं पर वो मिलेगी। आया बात समझ में? चलिए बहुत अच्छा। अगर ये बात आपको समझ में आया तो सच में आप पढ़ने वाले छात्र हैं जी। सवाल कहता है इतना में 266 से विभाजित किया जाए शेषफल क्या होगा? देखिए 265 के पावर कितना है? इसका पावर है 40 81 प्लस कितना हुआ 9। इसको भाग दीजिएगा 266 से, शेषफल पूछा है 8 होगा। कैसे 8 होगा? आइए गौर करिए। पावर छोड़ दो, अभी जबरदस्ती भाग दो। 265 में अगर 266 से देते हो तो माइनस में 1 आ जाएगा, भाग जबरदस्ती दे दिए -1। इसका पावर चढ़ेगा इतना 40 81, अब प्लस ही 9 है, 9 में न लगेगा भाग, तो रहने दिए, बट्टा में 266। अब बताइए आप ही, -1 के पावर 40 181 तो -1 रहेगा। -1 और 9 मिलकर हुआ सिर्फ 8। 8 को 266 से भाग देने की जरूरत नहीं है। ऊपर में जैसे ही छोटा संख्या हो गया रिमाइंडर वही है। आपका आंसर 1 हो गया, आपका आंसर 8 हो गया, कोई कष्ट नहीं। अगर ये चीज नहीं समझे हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ये कमेंट करके जरूर बताइए ये समझ में आया कि नहीं। नहीं आया कोई बात नहीं, आइए हम एक चीज बताते हैं आपको। ये समझ में नहीं आया? देखो सिंपल सा एक और लॉजिक बता। जबरदस्ती भाग, मान लो 23 गुना 24 में आप 26 से भाग दे रहे हो और आपसे पूछ दे रिमाइंडर, कहां तक तुम 23 और 24 गुना करते रहोगे? 23 में 26 से भाग लगा दो, माइनस में 3 आया। 26 से 24 में भाग लगा दो, माइनस में 2 आया। अरे भाई जबरदस्ती भाग लगाएंगे 23 में, अगर 26 से भाग नहीं लगेगा तैयो लगा दिए तो घटबे ना करता है, तो माइनस में 3 आया कि ना, इसे बटा 26। अब ऊपर हो गया 3 दूना 6 और इसको 26 से भाग लगाओ। अब क्या है कि जब ऊपर प्लस में है तो रिमाइंडर वही हो गया 6। इसके लिए स्पेशल हम एक क्लास भी लेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस क्लास को। अगर आप देखिए यहां क्या है, प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में क्या होता है कि हम हर चैप्टर का पूरी थ्योरी नहीं बता सकते, फिर तो क्वेश्चन नहीं आगे जाएगा, है ना। समझ गए? बहुत अच्छा, आ गया गुरुजी, थैंक यू, आ गया। तो चलिए बाकी आप सब जानबे करते हैं, लगातार आपने क्लास किया, आपको समझ में आया। कल हम फिर मिलेंगे 8 बजे। आज जैसे ही 2100 लड़का जुड़ गया लाइव में, हम क्या करने वाले हैं, रीजनिंग भी पढ़ाएंगे और 2 घंटा का आपका क्लास चलेगा, मैथ रीजनिंग दोनों।
तुम बिहार एसएससी वाला हो, रेलवे वाला हो, कोई हो भाई, पढ़ लो। एसएससी के लेवल से अच्छा मैथ किसी में नहीं आता है। अगर एसएससी के लेवल के मैथ को अगर आपने बना लिया सही ढंग से तो सब कुछ आसान है आपके लिए। बाकी हम नंबर दे दिए हैं। कोई भी कमजोर विद्यार्थी अगर बेसिक से पढ़ना चाहता है कोई भी कोर्स को, मैथ मस्ती एप्लीकेशन पर मामूली फी में ये सब अवेलेबल करवा दिए हैं हम, बहुत सिंपल में। 49 रुपया में पूरा टेस्ट सीरीज जाकर टेस्ट लगाइए, विथ सॉल्यूशन उसको रहेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल 8 बजे। धन्यवाद, गुड नाइट, और मेहनत करिए आप लोग भी। अब चलिए खाना पीना खाइए, बनाइए। हाँ, एमटीएस का ही बैच है सर, मेरा नाम लीजिए। चलिए सोनू, कल मिलते हैं।